वो घर चले आए। पूरे एक हफ्ते से जावेद ऑफिस नहीं गए थे। नाज़नीन की परेशानी और फिर तलहा के साथ होते आए दिन के झगड़ों ने उन्हें निढाल कर दिया था। जावेद उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो उससे बात करके इन मसाइल को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि तलहा उनकी जगह ऑफिस जाए, वो उनकी कमी को पूरा करे, वो उनका साथ दे। ये बिलाशुबा के एक मुश्किल वक्त था, लेकिन कोई भी उनके साथ खड़ा ना था। रमीज ने तो एक से दूसरी दफा नाज़नीन के बारे में पूछना तक गवारा न किया था। शाइस्ता अब अपने बच्चों को नाज़नीन से दूर रखा करती थी। वो खुद भी सोफिया की तरफ चक्कर लगाने से गुरेज बरत रही थी। उन्हें सब दिख रहा था। वो अंधे नहीं थे कि उनके रवैयों को समझ ना पाते। जाने क्यों अचानक ही उन्हें मोबीन का बहुत फिक्रमंद सा चेहरा नजर आया था। कैसे वो उनके लिए परेशान थे, कैसे वो उन्हें रमीज की जानिब से खबरदार कर रहे थे। क्या ये वो कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिशें करते, लेकिन हर कड़ी कहीं ना कहीं से टूट जाती। एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ना चाहता, लेकिन कासिर रहता। अगले ही पल वो सोफे पर सीधे हो बैठे थे। क्या वो अपने भाई पर शक कर रहे थे? क्या वो अपने साथ देने वाले भाई पर शक की निगाह डाल रहे थे? उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में घिरा लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूह बोझ तले दबी थी और सांसों में फैली बेचैनी अब रगों पैर में सरायत करती जा रही थी। इसी लम्हे सोफिया कमरे में चली आई थी। फिर फिक्रमंदी से उनके बराबर आ बैठी। जावेद ने चूही चेहरा उठाकर उन्हें देख लिया था। खानदान भर से मुझे फोन मौसूल हो रहे हैं जावेद। सब नाज़नीन की ज़हनी हालत का पूछ रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि इन सबको किसने बता दिया। जावेद ने गहरा सांस लिया था। फिर उन पर वाज़ेह था कि खानदान में खबरें फैलाने वाला कौन था। वही जिन्हें आए दिन कोई ना कोई ड्रामा दरकार होता, ताकि वो अपनी बोरियत कुछ कम कर सके। शाइस्ता भाभी, तुम जानती हो कि किसने बताया होगा? आप गलत समझ रहे हैं। भाभी बहुत फिक्रमंद है नाज़नीन के बारे में। दिन में कितनी दफा ही वो मुझसे उसके बारे में पूछती है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो औरतों के साथ मिलकर इस बारे में गॉसिप कर सके। हमारी बच्ची के लिए सब शैतान बन गए हैं। आप गलत। चुप रहो। उन्होंने दुरुस्ती से उनकी बात दरमियान ही में काट दी थी। सोफिया सहम कर उनकी जानिब देखने लगी। भाभी से नाज़नीन के बारे में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। वो पूछे तो बस इतना कह देना कि वो अभी दवाइयां ले रही है, जल्द ठीक हो जाएगी। और अब मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो यकदम उठ खड़े हुए तो सोफिया उनके रवैये पर हक्का बक्का बैठी रह गई। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया था। फिर दरवाजा खोले शमसा नमूदार हुई। उसका रंग उड़ा हुआ था और हालत गैर लग रही थी। ये तुम्हें क्या हुआ है? वो बीबी, वो इरम बाजी, तलहा भाई ने उन्हें मारा है तो वो बेहोश हो गई है।
और वो अगले ही पल हड़बड़ाकर बाहर की जानिब भागी थी। जावेद जो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ रहे थे, अगले ही पल झटके से पलटे, फिर बाहर की जानिब गए। इरम के कमरे की हालत नाकाबिले बयां थी। हर जानिब टूटे बिखरे कांच, उल्टी पड़ी हुई कुर्सियां, फटे हुए अस्तर और उन टूटे कांचों पर गिरी इरम। वो उम्मीद से थी और उसकी हालत इस समय हद दर्जा पेचीदा हो गई थी। उनके घर पर इससे ज्यादा क़यामत नहीं आ सकती थी, क्योंकि इरम मर गई थी और वजदान को जन्म दे गई थी। जिस बच्चे के लिए वो नाज़नीन सोफिया के साथ जाकर बड़े चाव से शॉपिंग किया करती थी, जिस बच्चे के लिए वो दिन रात दुआएं मांगा करती थी, जिस बच्चे के लिए उसने कबल अज़ वक्त नाम सोच रखा था, जिस बच्चे के साथ वक्त बनाने की कई ख्वाब उसकी आंखों का हिस्सा बनने लगे थे, जिस बच्चे का वास्ता दे देकर उसने तलहा को वापस पलट आने की गुजारिशात की थी, वो उस बच्चे को देखे बगैर, हाथ में लिए बगैर, महसूस किए बगैर, खुद से लगाए बगैर मर चुकी थी। वो मर गई थी और उसके मरते ही जावेद का घराना तिनका तिनका बिखर चुका था। वो 2 हफ्तों में इस घर का दूसरा जनाजा था, इंतहाई सर्द, भयानक और खामोश जनाजा। उसे याद था कि वो इरम के यख जनाजे के सिराने की तरह खड़ी थी। उसके बालों की लटें चेहरे के इतराफ में गिर रही थी। स्याह आंखें बिल्कुल किसी गहरे खंडर का सा मुजाहरा कर रही थी। हाथ बार बार धोने के बायस हद दर्जा सुर्ख हो रहे थे। जिस्म का हर उज़ू जख्मी हो चुका था और अब बुरी तरह दर्द कर रहा था। एक 10 साला बच्ची अपनी बहुत प्यार करने वाली भाभी के सिराने गर्दन झुकाए खड़ी थी। वो बहुत छोटी थी, दिखने में बेहद कमजोर, छूने पर टूट जाने वाली, नाजुक, काबिले रहम, काबिले तरस। जनाजे के इतराफ में विराजमान लोग बुखलाए बुखलाए से दिख रहे थे। इस दफा जनाजे में लोगों की तादाद भी काफी कम थी, यहाँ तक कि उनके खानदान के अहम लोगों ने भी आना गवारा नहीं किया था। वो सब इस घराने से खौफजदा हो गए थे। यह घराना तो आसेब ज़दा लगता था। इन पर किसी गहरे स्याह इल्म का वर्क चढ़ा महसूस होता था। वो सब सहने बीमार दिखाई देने लगे थे। शाइस्ता भी इरम की अचानक मौत पर खौफजदा हो गई थी। उनके गपशप करने के लिए बहुत अच्छे मौके दरकार थे, लेकिन ये बात गपशप से कहीं ज्यादा संजीदा होती जा रही थी। वो रमीज से घर बदलने को कहती तो वो उन्हें बेहद बुरी तरह झटक देते। इस सारी कार्रवाई, इस घर, इस कारोबार, एक दुनिया पर हुकूमत करने की चाह और जावेद को सिसक कर मरता हुआ देखने की जुलस्ती ख्वाहिश, वो ये सब अपनी बीवी के कहने पर गरक नहीं कर सकते थे। रमीज भला अपनी उम्र भर की रियाजत पर आखिर लात कैसे मार सकते थे। अलबत्ता खानदान भर में अपने भाई को जलील करवाने और उसके घराने को मनहूस साबित करने का अहद वो बखूबी निभा रहे थे, क्योंकि अब उनकी एक बेटी नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो रही थी। एक बेटा नशे का इस हद तक आदी था कि उसने एक जान ले ली थी। फिर उनके घराने में कुछ ही दिन पहले मुबीन अंसारी का खून आलूद सा वजूद भी मौजूद रहा था। अब एक और बच्चा भी जावेद के घराने का हिस्सा बन गया था। वो बच्चा अब इस माँ के सिरहाने रखा गया था, सफेद से लिबास में लपेटकर,
वो इतना छोटा, प्यारा और कमजोर था कि उसे देखकर ही जलती जात को करार आने लगता था। करार जिसके साथ बेसुकूनी का अंसर हमेशा चिमटा रहता था। वो रात बहुत स्याह थी। एक चलती फिरती खुश इखलाक सी प्यारी लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने खाली खाली निगाहों से जनाजा उठते हुए देखा। अंदर मौजूद 10 साल लड़की अपनी जात में अंदर ही अंदर लरज रही थी। नाज़नीन की हथेलियों में पसीना आ गया था। पेशानी पर पसीने की कई बूंदें उभर आई थी। सोफिया खंडर सा वजूद लिए एक जानिब बैठी हुई थी। जावेद के जिस्म से तो किसी ने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया था। वो हद दर्जा सफेद लग रहे थे। उनकी जात से वाकई खून का आखिरी कतरा तक सिमट गया था। 2 दिन बाद जब तलहा लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ तो जावेद ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमांचा उसके रुखसार पर रसीद किया था। वो चूंकि नशे में था, सो खोखला वजूद लिए पीछे की जानिब गिरा। साथ वो मुंह से गालियां भी निकालता जा रहा था।